हिस्ट्री के अंतर्गत हम जो है वो मौर्यकालीन शासक को देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य से जो है वो संबंधित हम फर्स्ट पार्ट को देखेंगे आज। और मुझे किसी जो सब्सक्राइबर ने कहा था कि मैम आप एंशिएंट को भी कंप्लीट करा दीजिए, तो थैंक यू डियर आपका मैसेज करने के लिए। और मैं ये कोशिश करती हूँ कि सारे तो मैं कंप्लीट करा दी हूँ, आपका एंशिएंट भी प्रोवाइड आज कर रही हूँ। इसके बहुत सारे पार्ट बन चुके हैं। और एक बार बोलना चाहूँगी कि जो पुराना वाला ईयर का है ना, तो ये जो इससे पहले वाला वीडियो आप देखिएगा, वो भी जो है वो यूथ कंपटीशन का ही है, तो प्लीज़ उसको भी वॉच एक बार कर लीजिएगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि उसको देखने के बाद ये रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है ना? तो चलिए, थैंक यू फॉर द कमेंट डियर। अशोक के जो वो स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य को देख रहे हैं कि अशोक के संदर्भ में निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अशोक ने धर्म की जो परिभाषा दी है वह आपका राहुलोवाद सूत्र से ली गई है, तो स्पेशली जो है वो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धर्म जो महामात्य नामक एक जो है वो नवीन प्रकार के कर्मचारी की नियुक्ति की, तो आपका दोनों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो स्पेशली जो है वो सी जो है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अशोक ने धम्म की परिभाषा दी है, वह जो है वो राहुलोवाद सूत्र से ही ली गई है। इसे जो है वो सूत्र को गेह विजय भी कहा गया है, अर्थात गृहस्थों के लिए अनुशासन ग्रंथ, उपासकों के लिए जो परम उद्देश्य स्वर्ग प्राप्त करना था, न कि निर्वाण। अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में अशोक ने धर्म महामात्य नामक एक नवीन प्रकार के कर्मचारी नियुक्त की थी 14वें वर्ष में, और पहला और दूसरा जो है वो कथन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं स्पेशली अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन आपका चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं है, तो सांची नहीं है, तो स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं कि सांची स्तूप जो है अशोक द्वारा बनवाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित नहीं। जबकि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य के समय सुदर्शन जी नामक तालाब के मरम्मत का उल्लेख किया गया है, जो प्रांतीय शासक पुष्पगुप्त ने करवाया। विष्णुगुप्त यानी चाणक्य जो है वो चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री था, और सुषुम्न जो थे वो स्पेशली चंद्रगुप्त के पुत्र बिंदुसार के जो ज्येष्ठ पुत्र थे, यानी पोता थे हमारे चंद्रगुप्त के। अगला देख सकते हैं सिंचाई में काम आने वाली अरघट्टा नामक उपकरण क्या था, तो स्पेशली ये जो है वो एक बड़ा चक्का जिसकी जो है वो अराव यानी स्पोक्स के बाहरी छोरों पर मिट्टी के पात्र बंधे हो, तो जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आरा घट्टा में जो है वो आरा का अर्थ है लकड़ी का घुमावदार पहिया या चक्र। घट्टा का मतलब है घुमाव या घूमने वाला यंत्र है। यह एक सरल, सस्ता और जो पर्यावरण अनुकूल पारंपरिक जो है वो सिंचाई यंत्र था, जिसमें जो है वो जिसने पुराने आपका समय में भारतीय किसानों को जल सिंचाई में आत्मनिर्भर बनाया। और इसमें एक जो है वो बड़ा लकड़ी का जो है वो लोहे का पहिया होता था, बड़ा लकड़ी या लोहे का पहिया होता था, जिसके चारों ओर छोटे बर्तन लगे होते थे। जब यह पहिया घूमता था तो ये पात्र जो है वो पानी को खींच करके सिंचाई तक ले जाते थे, और फिर जो है वो खेतों में गिरा देते थे। देख सकते हैं पहिए को बैलगाड़ी या आदमी की मदद से चलाया जाता था। जैसे कि पहिया घूमता है, उस पर जो है लगे बर्तन नीचे से पानी उठाते और ऊपर जा कर के खाली कर देते। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और खेतों को सिंचित करती थी। यहाँ देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी हो जाएंगे, तो डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। देख सकते हैं मौर्य जो है वो साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईस्वी में की थी। यह साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप का अखिल भारतीय साम्राज्य था। मौर्य साम्राज्य जो है वो बक्चू घाटी से लेकर के कावेरी डेल्टा तक फैला था। मौर्य जो है वो साम्राज्य राजतंत्री और केंद्रीकृत था। अगला देख सकते हैं मौर्य राज्य और वनवासियों के संबंध में आपका निम्नलिखित तत्व पे विचार कीजिए। तो फर्स्ट है आपका कि वनवासियों को नए जो प्रकार के राजनीतिक और आर्थिक जो वो प्रभुत्व का सामना करना पड़ा, और उन्हें अधीनस्थ बनाने और आत्मसात करने की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप इन लोगों को शाही से क्षेत्र में शामिल नहीं करने के पहले के रवैयों में बदलाव आया। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि राज्य ने जो है वो मान्यता दी कि वन उपज पर वनवासी का एक अधिकार है। और अगला देख सकते हैं कि राज्य जो है वो वनों के संरक्षण के लिए चिंतित था, और इसे
उद्देश्य से वनों को जलाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला है कि वनवासियों को राज्य की सेवा में लगाया जा सकता था और उनकी सैनिक जासूस और हथियारों के जो रूप में उपयोग किया जा सकता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो है वो उपयुक्त कथन है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से जो है वो सही है। तो टोटल 3 कथन सही है। देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल के थ्रू समझ पाइएगा। मौर्यकाल और वनवासी के संबंध में निम्न कथन सत्य है। मौर्यकाल में वनवासियों को नए प्रकार के राजनीतिक और आर्थिक जो है वो प्रभुत्व का सामना करना पड़ा और उन्हें अधीनस्थ बनाए और आत्मसात करने की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप इन लोगों को शाही क्षेत्र में शामिल नहीं करने से पहले के रवैये में बदलाव आया। अगला देख सकते हैं उन उत्पादों पर राज्य का एक अधिकार माना गया, न कि वनवासियों का। अगला है कि राज्य वनों के संरक्षण के लिए चिंतित था और इस जो है वो उद्देश्य से वनों के जलाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। वनवासियों को जो राज्य की सेवा में लगाया जा सकता था और उनका जो है वो सैनिक जासूस और हथियारों के रूप में जो है वो उपयोग किया जा सकता था। चलिए अगला देखते हैं। देख सकते हैं अगले प्रश्न में कि अर्थशास्त्र में यथा निर्धारित निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकलाप राजा के दैनिक समय सारणी का हिस्सा नहीं था। प्रतिरक्षा के जो है वो संबंध में आपका सूचना प्राप्त करना बिल्कुल था। अगला है कि गुप्त रूप से जो है वो नगर का भ्रमण करना, तो बिल्कुल ये भी सही है। राजस्व को नकदी से आपका प्राप्त करना राइट नहीं है। अपने मंत्री परिषद में परामर्श जो है वो करना, तो सभी कथन सही है। सी जो है वो सही नहीं है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को दिन और रात्रि को 8-8 भागों में विभाजित कर अपनी दिनचर्या निर्धारित करनी चाहिए। राजा रक्षा संबंधी कार्यों को निरीक्षण भ्रमण, नगर भ्रमण, मंत्रिपरिषद से परामर्श, जनपद वासियों के कार्य का निरीक्षण, पत्र व्यवहार इत्यादि कार्य जो संपन्न करता है। राजस्व को नकदी में आपका प्राप्त करना राज्य का जो है वो दैनिक कार्य नहीं था। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सबसे पुराने राजवंश है, तो मौर्य हो जाएंगे। तो दैट इज बी राइट हो जाएगा। मौर्य राजवंश की स्थापना 330 ईस्वी पूर्व के लगभग चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध के नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके की थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो भारत के उन महानतम सम्राटों में से है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व तथा कृतियों से इतिहास के पृष्ठों में क्रांतिकारी परिवर्तन उत्पन्न किया। उसका उदय जो वस्तुतः इतिहास की एक रोमांचकारी घटना थी। बिंदुसार, अशोक, कुणाल आदि मौर्य वंश के शासक थे तथा अग्निमित्र शुंग वंश का शासक था, जो पुष्यमित्र शुंग का बेटा और उसका उत्तराधिकारी था। यहाँ देख सकते हैं नंद वंश के बाद जो है वो मगध पर किस राजवंश पर शासन किया, मौर्य ने किया था, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो कौन सा एक मौर्य वंश का शासक नहीं था। अग्निमित्र नहीं थे, बिंदुसार, कुणाल और अशोक तो थे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसी एक में आपको चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध पर राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी, तो स्पेशली मुद्रा राक्षस में दी गई है, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कि मुद्रा राक्षस की रचना जो विशाखदत्त ने 4वीं-5वीं शताब्दी में किया था। इस जो ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को विशल एवं जो है वो कुलहीन की संज्ञा दी गई है। इस ग्रंथ से नंद वंश के पतन एवं जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जानकारी मिलती है। इसके अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य निम्न जो कुल का था। ब्राह्मण जो है वो साहित्य यानी पुराण जो चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, बौद्ध और जो है वो जैन साहित्य इसे क्षत्रिय कुल का बताते हैं। मुद्रा राक्षस में आपका जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध पर राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा वर्णित है। चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहुत है। रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। अगला देख सकते हैं स्पेशली निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को विशल कहा गया, तो राक्षस मुद्रा राक्षस हो जाएंगे। ये जो है वो राइट हो जाएगा। देख रहे हैं मुझे कितना राक्षस याद आ रहा है, तो कभी कभी हो जाता है, सॉरी। यहाँ देख सकते हैं किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से
वर्णन आपका हुआ है वह है विशाखदत्त हो जाएंगे, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला देख सकते हैं कि विशाखदत्त की प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है, तो स्पेशली मुद्रा जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूर जो है वो दुर्भी संधियों के बारे में है, तो स्पेशली जो है वो डी जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं जैसा कि अशोक के अभिलेखों से आपका ज्ञात होता है कि प्रादेशिक राजू कौरयुक्त किस जो स्तर पर जो है वो महत्वपूर्ण अधिकारी थे, तो आपका जिला स्तरीय प्रशासन पे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अशोक के शिलालेखों में प्रशासनिक व्यवस्था का स्पष्ट वर्णन मिलता है, जिनमें कुछ प्रमुख अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। इन शिलालेखों में प्रादेशिक राजूक और युक्त जैसे अधिकारी जिला स्तरीय शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। प्रादेशिक जो है ये अधिकारी जिले के प्रमुख प्रशासक होते थे। इनका कार्य राजस्व संग्रह, कानून व्यवस्था बनाए रखना और राजज्ञा का पालन सुनिश्चित करना था। राजूक को देख सकते हैं तो ये अधिकारी मुख्यतः न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए नियुक्त थे। अशोक ने इन्हें धर्म का प्रचार करने और जन कल्याण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी दी थी। युक्त को देख सकते हैं तो युक्ता स्पेशली ये अधिकारी सहायक प्रशासक होते थे जो वरिष्ठ अधिकारियों की सहायता करते थे। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं सेंडो सेंडोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, तो आपका विलियम जोन्स ने किया था। ये जो है वो राइट हो जाएगा। स्ट्रॉम्बो और आपका जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंडोकोटस, एरियन एवं प्लूटार्क ने सेंडोकोटस तथा फिलाकर्स ने जो वो सेंडोकोटस कहा था। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही आपका सेंडोकोटस की पहचान जो वो चंद्रगुप्त मौर्य से की है। उन्होंने मेगास्थनीज द्वारा उल्लेखित पालीब्रोथा की पाटलिपुत्रा के रूप में पहचान की। जस्टिन ने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का उल्लेख किया है। प्लूटार्क ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख की सेना से संपूर्ण भारत पर कब्जा कर लिया। प्लूटार्क के अनुसार जो वो चंद्रगुप्त ने 500 हाथी का उपहार बख्शी सेलुकस को दिया था। अगला देख सकते हैं। अगला देख सकते हैं कि यूनानी लेखक जो है वो जस्टिन द्वारा किसी आपका सेंडोकोटस कहा गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी को ये जो है वो राइट हो जाएगा। ये जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने यह आपका कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख जो है वो सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया, तो आपका प्लूटार्क हो जाएंगे, तो स्पेशली सी जो है वो राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बख्शीश के रूप में क्या दिया था, तो आपका 500 युद्धक हाथी दिया था। ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका निम्न में से किसने जो है सेंडोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है, तो स्पेशली जो वो जस्टिन ने किया है, तो स्पेशली बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं स्पेशली कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता, तो चंद्रगुप्त मौर्य जी हो जाएंगे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य एक जो है वो महान विजेता था। उसने मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को पहली बार विजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य संपूर्ण भारत में फैला था। इसका जो विशाल साम्राज्य उत्तर में ईरान आपका सीमा से लेकर दक्षिण में वर्तमान उत्तरी कर्नाटक तक विस्तृत था। पूर्व में जो है वो मगध से, पश्चिम में आपका सौराष्ट्र, पूर्व में मगध है, और सुपारा तक जो है वो संपूर्ण प्रदेश उसके साम्राज्य के अधीन था। अलेक्जेंडर द्वारा जो है वो सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक सेल्यूकस को नियुक्त किया गया था। सेल्यूकस सीरिया का जो शासक था, जिसे 305 ईस्वी पूर्व में आपका चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके उससे वैवाहिक आपका संबंध स्थापित किया। देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य ने आपका विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तथा इस विशाल साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा को बनाया था। पाटलिपुत्रा को किस जो वो शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय की थी, तो आपका बिंदुसार ने किया था, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। एक बार आप देख लीजिएगा बिंदुसार था या चंद्रगुप्त मौर्य थे, तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। सी राइट हो जाएगा, गूगल पे आप चेक कर लीजिएगा एक बार। अगला देख सकते हैं सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध और अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा।
अगला देख सकते हैं, वह आपका यूनानी शासक जिसको जो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था, वह कहाँ कहाँ से शासन कर रहा था? तो स्पेशली जो है वो यूनानी शासक सीरिया कहाँ से शासन कर रहा था? सीरिया से कर रहा था, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, मेगास्थनीज कौन था? तो स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य की सभा में यूनानी राजदूत थे मेगास्थनीज, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक थे। इसका जो है वो 323 से 185 ईस्वी पूर्व तक है टाइम पीरियड। और चंद्रगुप्त ने पश्चिमी एशिया की यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर को पराजित कर उसकी पुत्री से विवाह कर लिया, और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में हेरात, कंधार, मकरान तथा काबुल प्रदेश प्रदान किए। सेल्यूकस ने अपना जो है राजदूत मेगास्थनीज को भी चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा, यानी ईसा पूर्व जो 304 से 299 के बीच। मेगास्थनीज ने भारत में रहकर के अपने अनुभवों को अपनी पुस्तक जो है वो इंडिका में लिपिबद्ध किया। मेगास्थनीज दूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का दूत था, तो ये जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया, तो सी जो है वो राइट हो जाएगा। इंडिका का मूल शासक था, तो स्पेशली जो है वो मेगास्थनीज हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला से देख सकते हैं, मेगास्थनीज पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका हो जाएगा, तो स्पेशली डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे? तो भद्रबाहु जी थे, तो ए जो है वो राइट हो जाएंगे। देख सकते हैं, जैन परंपरा के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन हो गया और भद्रबाहु की शिष्यता ग्रहण कर ली, और भद्रबाहु को अपना गुरु माना। उसके जो वो शासनकाल के अंत में भीषण अकाल पड़ा। परिणाम स्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग करके भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला यानी मैसूर में तपस्या करने चला गया, यानी जो तपस्या करने चला गया। इसी स्थान पर 298 ईस्वी पूर्व के लगभग उसने जो है वो जैन विधि, उपवास पद्धति, संलेखना पद्धति द्वारा प्राण त्याग दिया 228 ईस्वी पूर्व में। यहाँ देख सकते हैं कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, तो ये जो राइट हो जाएगा। ये राइट हो जाएगा। श्रवण बेलगोला का संबंध तो चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाएगा, तो ये जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिंदुसार को आप देख सकते हैं, तो बिंदुसार वाले टॉपिक में जो है वो यूनानी लेखकों ने किससे जो है वो मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी है, तो अमित्रघात जो है वो बिंदुसार हो जाएंगे, तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद उसका पुत्र बिंदुसार जो है वो मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा। यूनानी लेखकों आपका एथेनियस ने उसे जो है वो अमित्रा के डीजे, स्ट्रॉम्बे ने जो है वो अलिथ्रोकैडस कहा है, जिसका संस्कृत रूपांतरण अमित्रघात होता है, यानी शत्रुओं को नष्ट करने वाला। यह उसकी उपाधि थी। जैन धर्म में आपका बिंदुसार को सीसेन कहते हैं, और दिव्य वदान में आपका बिंदुसार के समय में होने वाले विद्रोह का वर्णन मिलता है। तक्षशिला में हुए विद्रोह के समय अवंती प्रदेश का राज्यपाल जो वो अशोक था, जिसे युद्ध को दबाने के लिए भेजा गया। अशोक के तक्षशिला पहुंचने पर वहां के निवासियों ने कहा कि सम्राट के जो वो विरुद्ध नहीं, यानी जो वो नहीं है, किंतु दुष्ट आत्माओं के अमात्यों के विरुद्ध है। और बुद्ध घोष के सामंत पाशादिका के अनुसार बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद को जीत करके मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट को देख सकते हैं, तो स्ट्रॉम्बे के अनुसार सीरिया के राजा एंटियोकस ने डायमोकस नामक अपना जो है वो एक राजदूत बिंदुसार की राज्यसभा में भेजा था। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे, अगला है कि बिंदुसार के जो है दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पे कौन आया था? तो डायमेकस आए थे, तो यहाँ पे डीजे वो राइट हो जाएगा। देख सकते हैं, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीत करके मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये आपका स्पेशली हो जाएगा बुद्ध घोष की सामंत पाशादिका में, तो ए जे वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए
विद्रोह के समय अशोक किस प्रदेश का राज्यपाल था? तो अवंती का राज्यपाल था, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, बिंदुसार के काल में किस स्थान पे अमात्यों के विरुद्ध नागरिकों द्वारा सम्राट से शिकायत की गई थी? तो तक्षशिला में किया गया था, तो यहाँ पे जो है वो ए राइट हो जाएगा। अशोका द ग्रेट को देखेंगे डियर। यहाँ देख सकते हैं अशोक महान को, तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही है? अशोक के अनेक शिलालेखों के लेखन के लिए प्रयुक्त ब्राह्मी स्थानीय आपका रूप वेदों को दर्शाती है, तो फर्स्ट बिल्कुल आपका जो है वो राइट है। यहाँ देख सकते हैं अशोक के अनेक जो है वो शिलालेखों के लेखन में प्रयुक्त ब्राह्मी लिपि स्थानीय रूप वेदों को दर्शाती है, यानी फर्स्ट सत्य है। जबकि चित्र लिपि आपका लेखन कला का प्रारंभ आरंभिक मिस्रवासियों द्वारा कब्रों, स्तंभों, भवनों, राजमहलों पर आपका किया गया था, तथा किलाकार जो वो लेखन के सुंदर उदाहरण आपका सर्वप्रथम मेसोपोटामिया में पाए गए थे। खरोष्ठी लिपि का जो प्रयोग अशोक के उत्तर पश्चिमी भारत के सीमा प्रांत से पाए गए हैं शिलालेखों में किया गया है, न कि दक्षिण भारत में। अगला देख सकते हैं, भारत में अशोक का शासनकाल है, तो स्पेशली जो वो 273 से 232 ईस्वी पूर्व हो जाएगा, तो ए राइट हो जाएगा। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका जो है वो सुयोग्य पुत्र अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पे बैठा, और अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व से लेकर के 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर जो वो सिंहासन प्राप्त किया। महाबोधि वंश एवं तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्त हेतु अशोक ने गृह युद्ध में अपने भाइयों की हत्या की थी। अशोक के शिलालेख माशकी कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित गुर्जरा यानी मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित नेतुर और उर्दगोलम बेलारी यानी कर्नाटक के लेखों में अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। सर्वप्रथम माशकी अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ा गया है। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस एक राजादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो माशकी में मिलता है, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगला में देख सकते हैं, निम्नलिखित में से आपका अशोक के किस लघु शिलालेख में राजा का निजी नाम अशोक का उल्लेख है? तो माशकी में है, तो ए जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नाम उल्लेख है? तो आपका जो गुर्जरा में है, तो ए राइट हो जाएगा। अगला आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं गुर्जरा शिलालेख जिसमें आपका अशोक का नामोल्लेख किया गया है, कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है, तो बी जे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, निम्न में से कहाँ अशोक का नाम प्राप्त होता है? तो अशोक का निट्टूर अभिलेख यानी नेतुर अभिलेख में होता है, तो ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अशोक का जो है वो अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? तो प्रदेशी नाम से हुआ, तो डी जे वो राइट हो जाएगा। मौर्य वंश के शासक अशोक अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। राजतरंगिणी यानी कलहन द्वारा रचित के आधार पर वह यह जो वो कहा जा सकता है कि वह भगवान शिव का उपासक था। अभिलेख में अशोक को सर्वत्र देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं का प्रिय अथवा देखने में सुंदर तथा राजा आदि की उपाधि से संबोधित किया गया है। इन उपाधियों से आपका स्पष्ट होता है कि उसने बौद्ध होते हुए भी आपका हिंदू धर्म में अपनी आस्था बनाए रखा। अशोक के अलावा जो वो देवनाम प्रिय की उपाधि उसका पौत्र दशरथ और श्रीलंका के शासक तिश ने भी धारण किया था, तो दशरथ और तिश दोनों हो जाएंगे, एक भारत के एक श्रीलंका के। अभिलेखों में किस जैव शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में आपका किया गया? तो अशोका हो जाएंगे, तो बीजे वो राइट हो जाएगा। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि हो जाएगी, तो सीजे वो राइट हो जाएगा। देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी, तो दशरथ और अशोक दोनों ने किया था, तो बीजे वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो ग्रंथ उल्लेख करता है कि अशोक श्रीनगर यानी कश्मीर का संस्थापक था? तो राजतरंगिणी जो है वो प्रूफ करती है, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अशोक एक महान निर्माता था
बौद्ध परंपरा के अनुसार उसने जो है 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया और बराबर की गुफाओं में आजीविका के लिए गुफाओं का निर्माण कराया। कल्हण की राजतरंगिणी के अनुसार उसने जो है कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवी पाटन यानी ललित पतन जो है वो नामक नगर बसाया था। अगला देख सकते हैं यहाँ पे स्पेशली की कलिंग जो युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो 13वें आपका शिलालेख में, तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। रोमिला थापर का विचार है कि कलिंग जो है वो अशोक के समय व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य था तथा अशोक की दृष्टि उसके जो समृद्ध व्यापार पर भी थी। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी कलिंग के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया यानी 261 ईस्वी पूर्व में। कलिंग युद्ध तथा उसके जो परिणामों के विषय में अशोक के 13वें अभिलेखों से विस्तृत जो वो सूचना प्राप्त होती है। कलिंग की जो वो प्राचीन राज्य वर्तमान दक्षिणी उड़ीसा में स्थित था। 13वें शिलालेख में इस जो वो युद्ध का भयानक परिणामों का इस प्रकार उल्लेख हुआ है, जिसमें आपका 1,50,000 व्यक्ति बंदी बनाकर के निवासित कर दिए गए, 1 लाख लोगों की हत्या की गई और इसमें भी कई जो वो गुना अधिक मर गए। अशोक इस जो राज्य को जीत करके अपने साम्राज्य में सफल रहा यानी साम्राज्य में मिलाने में, तथा इस जो वो मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इसे कलिंग में 2 जो अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। उत्तरी आपका केंद्र राजधानी तोशली, दक्षिणी जो वो जौगढ़ हो जाएगा। समापा प्रशासनिक आपका केंद्र था और आधुनिक जो वो नाम धौली है। ठीक है ना। देख सकते हैं कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है तो 13वें शिलालेख से होता है, तो ये जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं मौर्यकालीन प्रशासकीय केंद्र समापा का जो वो समीकरण किससे किया जाता है, तो जौगढ़ से हो जाएगा, तो स्पेशली डी जो है राइट हो जाएगा। जौगढ़ जो है वो उड़ीसा में स्थित है। यह वह स्थान है जहाँ अशोक के शिलालेख विशेष रूप से शिलालेख 13 और 14 में पाए गए हैं और यह क्षेत्र मौर्यकालीन दक्षिण पूर्वी सीमांत का प्रशासकीय केंद्र माना जाता है। समापा क्षेत्र का उल्लेख आपका इन शिलालेखों में उल्लेखित है। अगला देख सकते हैं स्पेशली जो वो निम्नलिखित अभिलेख में कलिंग आपका विजय का वर्णन है, तो यहाँ देख सकते हैं ई जो वो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्रोतों और स्रोत से विदित होता है कि कलिंग में अशोक के घमासान आपका युद्ध किया। अशोक का पृथक जो कलिंग शिलालेख नहीं, अशोक का 13वां शिलालेख फर्स्ट सेकंड राइट है। दीपवंश तो बिल्कुल नहीं, दिव्यवदान भी नहीं, तो आपका जो है वो बी जो है वो सिर्फ राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बी हो जाएगा। देख सकते हैं कि अशोक के राज्यारोहण के किस वर्ष में कलिंग युद्ध हुआ, तो 8वें वर्ष में हुआ था, तो सी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन कलिंग में मौर्य प्रशासन का एक अधिष्ठान था, तो तोशली हो जाएंगे, तो दैट इज़ डी जो वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था, फर्स्ट राइट है, और कारण है कलिंग जो है वो दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, तो सारे जो है वो कथन सही है, व्याख्या भी सही कर रहा है। ई और आर दोनों सही है, आर जे एक का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो ए जे वो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्न में से जो वो आपका अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बल पर रोक लगाई गई। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी, तो ये आपका शिलालेख अभिलेख फर्स्ट हो जाएगा, तो ए जे वो राइट हो जाएगा। अशोक अपने प्रथम जो वो शिला अभिलेख में पशु बलि पर रोक लगाने की चर्चा करता है। अशोक लिखता है कि पहले पाकशाला में हजारों जो है वो मारे जाते थे जानवर, और लेकिन आपका भविष्य में वे भी जो है वो नहीं मारे जाएंगे। अशोक के प्रथम जो वो शिलालेख में ही राजादेश से बौद्ध धर्म के साथ जो वो अशोक के संबंध प्रकट होते हैं। अशोक के 2 जो पृथक आपका कलिंग अभिलेख मिले हैं। प्रथम आपका पृथक कलिंग अभिलेख शिलालेख जो है वो शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरी संतानें यानी प्रजा है। अशोक आगे कहता है कि जिस प्रकार से मैं अपनी संतानों के लिए कल्याण की कामना करता हूँ, उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिए भी कामना करता हूँ।
अशोक ने अपने द्वितीय शिलालेखों में दक्षिण सीमा पर आपका जो है वो स्थित सीमांत राज्य एवं यवन राजा एंटियोकस का उल्लेख है। दूसरे और तीसरे 13वें शिलालेख में संगम जो है वो कालीन राज्य चोल पांड्य सतीयु पुत्र केरल पुत्र और ताम्रपर्णी के नाम की चर्चा हुई है। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। दूसरा और तीसरा हो जाएंगे, दूसरा और 13वां है डी है तो सी जो है वो राइट हो जाएगी। अगला देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा देशों से बौद्ध धर्म के साथ अशोक के संबंध प्रकट होते हैं? तो लघु शिलालेख राज्यादेश फर्स्ट हो जाएंगे तो स्पेशली सी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किस जो शिलालेख में अभिलेख में अशोक ने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की, सभी मनुष्य मेरी प्रजा यानी संतानें हैं, तो पृथक आपका जो वो कलिंग शिलालेख में हो जाएगा तो यहाँ पे जो वो डी राइट हो जाएगा डियर। अगला देख सकते हैं कि अशोक के जो वो निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों को आपका जो वो उल्लेख हुआ है, तो स्पेशली आपका द्वितीय मुख्य शिलालेख में हो जाएगा तो बी जो वो राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्न में से किसे रानी का जो है वो पांचवा रानी का जो है वो अभिलेख कहा जाता है, तो तीसरा आपका लघु स्तंभ लेख को कहते हैं तो बी जो है वो राइट हो जाएगा। अशोक के स्तंभ लेखों में केवल ब्राह्मी लिपि का ही आपका उपयोग हुआ है। तीसरे आपका लघु स्तंभ लेख को जारी करने वाली आपका रानी कारुवाकी थी, इसलिए इसे रानी का अभिलेख कहते हैं। इसे जो है वो कौशाम्बी लघु स्तंभ लेख भी कहा जाता है। अशोक ने अपने तीसरे जो वो शिलालेख में अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्षों में युक्तो राज्य को प्रादेशिक के साथ प्रति 5वें वर्ष दौरे का आदेश दिया तथा जो है अशोक ने अल्पव्यय एवं अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना है। अशोक अपने 12वें शिलालेखों में वह आपका विभिन्न धर्मों के प्रति अपने दृष्टिकोण को अधिक स्पष्ट करते हुए कहता है कि मनुष्य को अपने जैव धर्म का आदर और दूसरे धर्म की अकारण निंदा नहीं करनी चाहिए। अशोक जो है वो 12वें शिलालेख यानी पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता की चर्चा करता है। अशोक के जो है वो साम्राज्य में शिलालेख राज्य जो है वो श्रीलंका राज्य सम्मिलित नहीं था और यहाँ से अशोक का कोई अभिलेख भी नहीं मिला है। अशोक के समय श्रीलंका का राजा तीस था, जिसे जो है वो जिसने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली जो वो किस शिलालेख में अशोक ने अल्पव्यय तथा अल्प संग्रह को धर्म का अंग माना है, तो 7वां हो जाएगा तो डी जो है वो राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे कि अशोक के जो है निम्न अभिलेखों में पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है, तो 12वां हो जाएगा तो दैट इज जो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है, तो श्रीलंका से नहीं मिला है, याद रखिएगा। अगला देख सकते हैं अशोक